नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बसवाल व्याख्याता इतिहास स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल बसवाल सर हिस्ट्री पर। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में बदलाव हुआ है। हमारी जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव हुआ है। इस दौरान हमारे बहुत सारे कार्य भी बाधित हुए हैं। विशेषकर विद्यार्थियों को पढ़ाई का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए इस बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार हम पढ़ाई की सुविधा के लिए और पढ़ाई को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेज आज से शुरू करने जा रहा हूं। इन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको भारतीय इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाऊंगा। ये भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास के लिए तथा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इतिहास क्या है, उसका अर्थ क्या है और उस इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। जब तक हम जिस विषय को पढ़ते हैं उसकी प्रारंभिक जानकारी हमारे पास नहीं होती तो हम उस विषय का अध्ययन गहनता से नहीं कर पाते। तो हम आज जिस कंटेंट को लेकर चलेंगे वो इतिहास की सामान्य जानकारी है और उस सामान्य जानकारी से आगे आगे हम बढ़ेंगे और इस विषय की गहनता तक पहुंचेंगे। तो आज हम बात करते हैं इतिहास का अर्थ व स्रोत की। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति प्लस है प्लस आज से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ। ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन घटनाओं के बारे में निश्चितता है और जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं उनको हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अब से पूर्व जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इतिहास बनी हैं और इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि पूर्व में घटित घटनाओं को इतिहास कहा गया। अब अगर पूर्व में घटित घटनाओं को इतिहास कहा गया है तो उन घटनाओं की जानकारी देने वाले ग्रंथों को हम इतिहास के ग्रंथ मानना चाहिए हमें। और अगर ऐसा है कि इतिहास का ग्रंथ उन्हें हम मान लेते हैं तो सबसे प्राचीन जो धार्मिक साहित्य लिखा गया विश्व में वो था ऋग्वेद। और ऋग्वेद को हमने लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिख दिया था। इस कारण ऋग्वेद इतिहास का पहला ग्रंथ होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऋग्वेद को इतिहास का प्रथम ग्रंथ नहीं माना जाता। हम इतिहास के जनक की भी बात करते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि हम इतिहास के ग्रंथ और इतिहासकार को परिभाषित करने के लिए इतिहास की भी एक परिभाषा यहां पर बता देते हैं। इतिहास की परिभाषा से आप यहां समझेंगे कि जब घटनाओं का निश्चित क्रम में अध्ययन किया जाता है, निश्चित क्रम में अर्थात उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, तब वो इतिहास कहलाता है। और जो कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रारंभिक तौर पर जो साहित्य लिखा गया वो धार्मिक साहित्य लिखा गया और उस धार्मिक साहित्य में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये समस्त साहित्य धर्म पर आधारित थे। इसलिए वेदों को हमने इतिहास का प्रथम ग्रंथ नहीं माना। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर इतिहास का पहला ग्रंथ किसने लिखा, इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इतिहास जिसके लिए हिस्ट्री शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया वो था हेरोडोटस, एक यूनानी व्यक्ति। इस हेरोडोटस ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरे से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञात होना। आपको याद रखना है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरे से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञात होना। तो आप समझेंगे कि इतिहास के लिए जिस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है
उस हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग जिसने किया वो हेरोडोटस था। और इस हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुई। आपको याद रखना है, यूनानी भाषा का शब्द हिस्टोरे से हुई। इस हिस्टोरे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञात होना। अब प्रश्न यह है कि हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने कौन से ग्रंथ में किया? हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में किया, जिसे इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना गया। हेरोडोटस द्वारा रचित ग्रंथ हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। हेरोडोटस जो एक यूनानी था, उसे इतिहास का पिता माना गया। और इतिहास का पिता मानने के पीछे कारण कि इतिहास का क्रमबद्ध जिसने लेख किया वो हेरोडोटस था। उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में तथ्यों को, घटनाओं को एक निश्चित क्रम में लिखा। इतिहास शब्द के लिए हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया। यह पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के पिता से संबंधित। हम ये कह रहे हैं इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना गया। अब हम देखेंगे कि हेरोडोटस के अलावा भी हम इतिहास के पिता की बात करते हैं। यहां यह याद रखना है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता। इस हेरोडोटस द्वारा रचित ग्रंथ हिस्टोरिका में भारत का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिस्टोरिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सत्य है। तब आपको हिस्टोरिका के संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण चीज यहां पर याद रखनी है। ये हिस्टोरिका का ग्रंथ जो लिखा गया है हेरोडोटस द्वारा, इसमें भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, याद रखना है आपको, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की कुछ जातियों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस हिस्टोरिका से केवल भारत के कुछ एक क्षेत्र का, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का विशेषतः ज्ञान हमें प्राप्त होता है, या भारत और फारस के संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हिस्टोरिका के संबंधित कि हिस्टोरिका कथात्मक विधि पर आधारित है। एक कथा अर्थात कहानी विधि पर यह ग्रंथ लिखा गया। इसलिए फिर अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फिर तथ्यात्मक विधि पर इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया? आप याद रखेंगे कि हेरोडोटस इतिहास का पिता, हेरोडोटस का ग्रंथ हिस्टोरिका, लेकिन हिस्टोरिका कथात्मक विधि पर आधारित है। तो फिर तथ्यात्मक विधि पर सर्वप्रथम किसने अपना ग्रंथ लिखा, जिसे हम कहेंगे वैज्ञानिक इतिहास का पिता। और वो इतिहासकार है जिसने तथ्यात्मक विधि पर अपना ग्रंथ लिखा। उस इतिहासकार का नाम है थ्यूसिडाइस, जिसने तथ्यात्मक विधि पर अपना ग्रंथ लिखा। अब चूंकि थ्यूसिडाइस ने तथ्यात्मक विधि पर फैक्चुअल तरीके से अपना ग्रंथ लिखा, इसलिए वैज्ञानिक इतिहास का पिता माना जाता है थ्यूसिडाइस को। तो आप ये विशेष यहां ध्यान देंगे, इतिहास का पिता हेरोडोटस, वैज्ञानिक इतिहास का पिता थ्यूसिडाइस। इस थ्यूसिडाइस को वैज्ञानिक इतिहास का पिता माना गया। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इतिहास का पिता हमने यूनानी हेरोडोटस को कहा, वैज्ञानिक इतिहास का पिता हमने थ्यूसिडाइस को माना, तो फिर भारत में इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया? क्योंकि प्राचीन साहित्य, धार्मिक साहित्य हमने बहुत सारा लिखा, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, वेदांग लिखे, महाकाव्य लिखे, लेकिन चूंकि ये धर्म पर आधारित थे इसलिए इनको इतिहास का ग्रंथ नहीं माना गया। भारत में इतिहास का प्रथम ग्रंथ जिसे माना गया वो था राजतरंगिणी।
इतिहास का भारत में प्रथम ग्रंथ जिसे माना गया वो था राजतरंगिणी। आप शायद जानते हो कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की। इस राजतरंगिणी में जिन जिन जानकारियों का उल्लेख हमें मिलता है वो आपको याद रखना है। यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है और जिसकी रचना कल्हण द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, रचनाकार थे कल्हण। अब कल्हण ने राजतरंगिणी में जिस राज्य का उल्लेख किया है उस राज्य का नाम और उस राज्य के शासक का नाम भी आपको याद रखना है। राजतरंगिणी में कश्मीर राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है, आप याद रखेंगे। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, कश्मीर राज्य का उल्लेख इस राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ में कश्मीर का शासक जिसे बताया गया है वो है जालोक। जालोक जो मौर्य शासक सम्राट अशोक का पुत्र था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी में उल्लेखित कश्मीर का शासक जालोक किस वंश का शासक था। तो अब चूंकि हम कह रहे हैं कि वो मौर्य सम्राट अशोक का पुत्र था, तो जालोक का वंश कौन सा हुआ? मौर्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस, वैज्ञानिक इतिहास का पिता थ्यूसिडाइस, और भारत में इतिहास की दृष्टि से जो पहला ग्रंथ लिखा गया अर्थात तो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो था भारत में वो राजतरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण द्वारा की गई। ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कश्मीर राज्य का उल्लेख इसमें मिलता है और कश्मीर का शासक इसमें कल्हण ने सम्राट अशोक के पुत्र जालोक को बताया है। ये इतिहास के अर्थ और उसके जन्मदाता की हम बात कर रहे थे। दोस्तों, इतिहास के जब हम अर्थ की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ और उन निश्चित घटनाओं के घटित होने को हम इतिहास कहते हैं। तो अब घटनाओं की निश्चितता पता करने के लिए हम इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम एक ही स्रोत पर अगर निर्भर रहे तो फिर इतिहास संदिग्ध हो जाता है, उसमें साथ निश्चितता नहीं रहती, सत्यता का अभाव हो सकता है। इसलिए हम इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं और इतिहास की जानकारी के स्रोतों के आधार पर ही हम घटनाओं की निश्चितता का पता लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी घटना को सत्य साबित करने के लिए हम बहुत सारी कई चीजों पर निर्भर रहते हैं और जब अंतिम रूप से ये सत्य पर पहुंचते हैं उसको हम इतिहास में शामिल करते हैं। तो इसी के कारण इतिहास की असंदिग्धता के लिए, उसकी सत्यता के लिए, उसकी निश्चितता के लिए हम इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। यहां इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इतिहास की जानकारी के जो स्रोत मैं आपको बताऊंगा वो स्रोत जो होंगे वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे और इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उनको हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा पुरातात्विक स्रोत और चौथा है विदेशियों के विवरण। धर्म ग्रंथ जो विभिन्न धर्मों की व्याख्या कर रहे थे, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, अर्थात जो साहित्य धर्म पर आधारित था उसको हमने धर्म ग्रंथ कहा। ऐतिहासिक ग्रंथ धर्म के अलावा प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे समकालीन, उनको हमने ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा। पुरातात्विक स्रोत जो विभिन्न अभिलेख, लेख, स्मारक, मुद्राओं पर हमको लेख मिले, उनको हमने पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणियों में रखा। और विदेशियों का विवरण, प्राचीन काल से लेकर बहुत सारे विदेशी हमारे यहां आए, उन विदेशियों के जो आख्यान है भारत से संबंधित, उनकी यात्रा वृतांत है, वो भी हमें इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और वो महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो इतिहास की जानकारी के प्रथम स्रोत धर्म ग्रंथ जो धार्मिक साहित्य था उसकी हम बात करते हैं। इन धर्म ग्रंथों में आपको याद रखना है कि
तीन प्रकार के धर्म ग्रंथों को हम शामिल करते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो हैं वो वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य। वेद जिनकी संख्या 4 है, आपको ये मैं बता दूं कि ये संख्या विशेषतः उपनिषद और वेदांग की संख्या आपको विशेष रूप से याद रखनी है। बहुत सारी परीक्षाओं में इनकी संख्या पूछी गई है, विशेषकर उपनिषद और वेदांग की। वेद 4 है, हम सब जानते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, उपनिषदों का हम बाद में भी जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे इस तमाम साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। उप प्लस निषद दो शब्दों से मिलकर बना, आपका मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना, अर्थात गुरुओं के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए उनको उपनिषद कहा गया। अर्थात गुरुओं की महत्ता और अद्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत जो स्थापित किया गया वो सर्वप्रथम उपनिषदों में स्थापित किया गया। वेदांग जिनकी संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। पुराण जो 18 लिखे गए, महाकाव्य 2, रामायण और महाभारत। इस तमाम साहित्य वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो धर्म ग्रंथों में पहला जो हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो इतिहास के स्रोत माने जाते हैं वो है वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य। आगे हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की। बौद्ध ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध के समकालीन लिखे गए या महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई, उन बौद्ध संगीतियों के दौरान जो ग्रंथ लिखे गए उनका हम यहाँ ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में अध्ययन करते हैं। आपको याद रखना है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहां से महत्वपूर्ण लाइन है ये कि प्राचीन बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई थी। प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे बौद्ध संगीतियों के दौरान, उन प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को हम सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। यह प्रश्न बहुत छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक पूछा जाता है, बौद्ध साहित्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना, त्रि प्लस पिटक। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी, अर्थात 3 ग्रंथों की टोकरी, अर्थात जिसमें 3 ग्रंथ शामिल हैं। और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इस त्रिपिटक में 3 ग्रंथ है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो इस त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो आपको यहां याद रखना है बौद्ध साहित्य में पहली बात ये कि प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। दूसरी बात ये कि बौद्ध साहित्य को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा गया था। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, त्रि का मतलब 3, पिटक का मतलब टोकरी, अर्थात 3 ग्रंथों की टोकरी जिसमें 3 ग्रंथ शामिल थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इस सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का भी हम विस्तार से अध्ययन करते हैं जब हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। अभी हम केवल इतिहास के स्रोतों की जानकारी यहां उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। अगला बचा, हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का जानकारी ली, बौद्ध धर्म ग्रंथ हुए, और तीसरा है जैन ग्रंथ। जैसे हमने आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथ प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, इसी तरीके से आपको याद रखना है कि प्राचीन जैन साहित्य, जैन ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए थे वो थी प्राकृत भाषा। ये याद रखना है कि प्राचीन जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैसे हम कह रहे थे कि बौद्ध साहित्य को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा गया, वैसे ही यहां पर भी याद रखना है कि जैन साहित्य को सम्मिलित रूप से आगम कहा गया। याद रखना है आपको, बौद्ध साहित्य को सम्मिलित रूप से
त्रिपिटक कहा गया और जैन साहित्य को सम्मिलित रूप से आगम कहा गया। बौद्ध साहित्य, प्राचीन बौद्ध साहित्य की हम जब बात कर रहे हैं तो हम प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। इस आगम में जो ग्रंथ है मुख्यतः 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि। आपको विशेषतः याद रखना है कि जैन ग्रंथों को सम्मिलित रूप से आगम कहा गया और प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो ये इतिहास का पहला स्रोत जो हम धर्म ग्रंथ की बात कर रहे थे वो हुए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। चलिए हम आगे दूसरा स्रोत देखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। और ये ऐतिहासिक ग्रंथ जो धर्मेतर साहित्य लिखा गया, अर्थात धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया, जो समकालीन राजवंशों की जानकारी दे रहा था, समकालीन सामाजिक राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहा था, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों का विवरण हम यहां देखेंगे। और ये मैं ग्रंथ यहां इसलिए आपको यहां दिखा रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों के लेखक को कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये ग्रंथ हैं और यहां इनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में जिसे रखा गया वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिससे मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बाद के मौर्य शासकों की जानकारी हमें अर्थशास्त्र प्रदान करता है, जिसकी रचना कौटिल्य द्वारा की गई। कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना गया इतिहास में, और इसका वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते समय हम इस अर्थशास्त्र को विस्तार से पढ़ते हैं। दूसरा ग्रंथ है महत्वपूर्ण मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है, उसकी जाति से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का रचनाकार विशाखादत्त। इसकी ऐतिहासिकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम जाति निर्धारित करते हैं तो जाति निर्धारित करने में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो मुद्रा राक्षस है। और इसके बारे में जब पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस में, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुद्रा राक्षस से बनता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस मुद्रा राक्षस में जिस नाम से संबोधित किया गया वो है व्रसल। व्रसल अर्थात निम्न कुल वाला। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुद्रा राक्षस में से बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया। विरसल नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को इस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, संबोधित किया गया है, और जिसका अर्थ होता है निम्न कुल वाला। अगला ग्रंथ है नीतिसार, जिसकी रचना कामंदक ने की। गुप्त काल का ग्रंथ माना जाता है और गुप्त शासनकाल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अगला है बृहस्पति अर्थशास्त्र, जिस अर्थशास्त्र की रचना बृहस्पति ने की। समझना है आप, एक अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की, मौर्य काल की जानकारी देने वाला ग्रंथ। दूसरा है बृहस्पति अर्थशास्त्र, जिसकी रचना बृहस्पति ने की गुप्त काल में। अगला ग्रंथ है गौडवहु, जिसकी रचना वाकपति राज द्वारा की गई। अब इस गौडवहु के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौडवहु में या तो रचनाकार पूछते हैं कि गौडवहु की रचना निम्न में से किस व्यक्ति ने की, या फिर पूछा जाता है कि निम्न में से किस राजवंश की जानकारी गौडवहु ग्रंथ से मिलती है, या फिर पूछा जाता है कन्नौज की यशोवर्मा की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न तब बनते हैं जब आप कॉलेज लेक्चर या स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो ये वहां महत्वपूर्ण प्रश्न इन ग्रंथों में से बनते हैं। अगला ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ की जिसकी हम बात करते हैं नवशासांग चरित, जिसकी रचना परिमल गुप्त ने की। और इस नवशासांग चरित से हमें परमार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विक्रमांक दे चरित, जिसकी रचना विल्हन ने की।
याद रखना ये विल्हण है और राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण है। विक्रमांकदेय चरित जिसकी रचना विल्हण ने की, इससे हमें कल्याणी के चालुक्य राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो नवसासांग चरित्र परमार राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, विक्रमांकदेय चरित्र कल्याणी के चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, राजतरंगिणी जिससे कश्मीर राज्य का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसकी रचना कल्हण द्वारा की गई। तो ये हुए प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ। जिन ऐतिहासिक ग्रंथों को मैं यहां जानकारी उपलब्ध आपको करवा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाकी बहुत सारा साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, जब हम अलग अलग राजवंश पढ़ेंगे, जिस जिस राजवंश के समकालीन जो ग्रंथ लिखे गए उसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अगली हम बात करते हैं इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोत, जो महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। पुरातात्विक स्रोतों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। और पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जिन चीजों की जानकारी हमें साहित्य से उपलब्ध होती है, उनकी सत्यता या सार्थकता समर्थक के रूप में ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो समर्थन करते हैं। मान लीजिए किसी ग्रंथ में किसी शासक के बारे में लिख दिया गया हो कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब चूंकि जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का रचनाकार उस शासक का दरबारी रहता है, और दरबारी कई बार अतिशयोक्ति में प्रशंसा भी कर देता है। अब मान लीजिए उस कवि द्वारा लिखी गई बातों का हमें किसी अभिलेख से या किसी लेख से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है, लिखी हुई पत्थर पर या अन्य किसी लेख से, कि वाकई उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो फिर उसकी सत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता। तो पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास की रचना में महत्वपूर्ण भागीदार यहां पर मानी जा सकती है। इस पुरातात्विक स्रोतों में जिनको हम शामिल करते हैं वो है अभिलेख, दूसरा स्मारक और मुद्राएं। अभिलेख का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने की जो प्रथा शुरू हुई सम्राट अशोक के शासनकाल से शुरू हुई। सम्राट अशोक पहला शासक था जिन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए। अभिलेखों को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, या ताम्रपत्र पर लिखे हुए लेख हो सकते हैं, या किसी मंदिर पर लिखे हुए लेख हो सकते हैं, स्मारक हो सकता है, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आगे। स्मारक किसी शासक की स्मृति में लिखवाया गया लेख स्मारक। मुद्राएं इतिहास की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन विभिन्न मुद्राओं पर जो अलग अलग राजवंशों के समय में जारी की गई थी, अलग अलग शासकों ने अपने नाम, अपना समय, अपनी उपाधियां लिखी हैं, इन पर लेख लिखवाए गए हैं। इनसे भी हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेख, स्मारक और मुद्राओं का अध्ययन भी हम आगे करेंगे। अगला जो इतिहास का स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण। इस विदेशियों के विवरण में आपको भारत आने वाले कुछ यात्रियों का विशेष रूप से यहां अध्ययन करना है, और दूसरा जिन विदेशियों ने भारत से संबंधित जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों में उपलब्ध करवाई है, उनकी जानकारी भी यहां आपको मिलेगी। इन विदेशियों के विवरण को हम सामान्यतः इस तरह से बांटते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ बहुत सारे यूनानी इतिहासकार आए थे। तो सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना मानी जाती है। और जब हम इन विदेशियों के विवरण को यहां पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से विभाजित करते हैं कि सिकंदर से पूर्व के विवरण विदेशियों के, सिकंदर के समकालीन, और सिकंदर के बाद के। तो सिकंदर के पूर्व के विदेशियों के विवरण की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रथम यूनानी स्काईलैक्स था। ये सिकंदर से पूर्व का विवरण की बात हम यहां कर रहे हैं। प्रथम यूनानी स्काईलैक्स जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सिंधु नदी तक की, सिंधु क्षेत्र तक की जानकारी उपलब्ध करवाई है। ये पारसी शासक
दारा, जिसको हम डेरियस के नाम से भी जानते हैं, उसका सैनिक था। तो आपको याद रखना है, प्रथम यूनानी जिसने भारत के बारे में विवरण हमें उपलब्ध करवाए हैं वो स्काइलैक्स है। सिंधु क्षेत्र तक की जानकारी इसके विवरणों से हमें प्राप्त होती है। जो महत्वपूर्ण इतिहासकार आपको याद रखने हैं वो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार हैं, जिनको बहुत बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार की जब हम बात करते हैं तो पहला इतिहासकार नियाकस, इसको कई बार नियारकस भी लिख दिया जाता है, नियारकस। तो आप समझे ये नियारकस और नियाकस, इसमें कोई भेद नहीं है। नियाकस के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा यूनानी इतिहासकार सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था या सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ये सीधा सीधा प्रश्न, सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल या सिकंदर के जहाजी बेड़े का मुखिया या सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न नेट हिस्ट्री में और अन्य भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि नियाकस जो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार था, यूनानी इतिहासकार था, और सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। अगला इतिहासकार है एरिस्टोबुलस, जो सिकंदर के साथ ही भारत आया था और जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, युद्धों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वार। सिकंदर के समकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ इसका है, युद्धों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वार। तो ये एरिस्टोबुलस आपको याद रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार जो सिकंदर के साथ आया था वो था ऑनेसिक्रेटस। ऑनेसिक्रेटस को पूछा जाता है कि सिकंदर की जीवनी, देखिए जीवनी के बारे में दो इतिहासकारों की विशेष प्रश्न बनते हैं, या तो सिकंदर की जीवनी निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखी, और दूसरा प्रश्न जो बनता है प्राचीन विदेशी यात्रियों में वो दूसरा बनता है, ह्वेनसांग की जीवनी निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखी। तो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिकंदर की जीवनी निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखी। याद रखना है आपको, सिकंदर की जीवनी की बात कर रहे हैं हम, और सिकंदर की जीवनी जिसने लिखी वो था ऑनेसिक्रेटस। तो सिकंदर से पूर्व का हमने विदेशियों का वर्णन देखा, सिकंदर से पहले और प्रथम यूनानी जिसने भारत के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है, स्काइलैक्स। फारसी शासक दारा या डेरियस का वो सैनिक था, योद्धा। सिकंदर के समकालीन इतिहासकार ये तीन हैं, नियाकस सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल, एरिस्टोबुलस जिसने युद्धों का इतिहास लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द वार, और ऑनेसिक्रेटस जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी। ये तीनों आपको विशेष रूप से इसलिए भी याद रखने हैं कि आप इन तीनों को याद रखेंगे तो आपको दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है एग्जामों में, जब गहराई से कई बार इतिहास के बारे में वो पूछ लेते हैं, तो ये प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन नहीं था। या ये पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के पश्चात आने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन कौन से थे। जब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि 1 व 2 या ए व बी, ए बी सी, तो उस तरह के जब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है, सिकंदर के समकालीन महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं वो है नियाकस, एरिस्टोबुलस और ऑनेसिक्रेटस। स्काइलैक्स सिकंदर से पहले का इतिहासकार है, और सिकंदर के पश्चात के इतिहासकार जो हैं, जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उनका अध्ययन करेंगे कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीतकर वापस लौट गया, जब झेलम नदी के तट पर, झेलम वेतास्ता जिसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पिच कह रहे थे, हम अध्ययन करेंगे उसका मौर्य साम्राज्य में। तो झेलम नदी के तट पर जब राजा पौरस से उसका युद्ध होता है और वापस लौट जाता है वो, और अपने जीते हुए प्रांतों पर अपने गवर्नर नियुक्त करके जाता है सिकंदर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। जब ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जीते हुए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन कर रहा था प्रशासक के तौर पर, तब इसके समकालीन मगध का सम्राट बन चुका था घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है इस सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के पश्चात संभवतः उनमें संधि हुई थी, और इस सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। दूसरी संधि की महत्वपूर्ण शर्त थी कि सेल्यूकस ने एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब उस यूनानी राजदूत, मैं जानकारी भी आपको उपलब्ध करवा चुका था पूर्व में। तो यूनानी राजदूत जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, उसका नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज से जो क्रम शुरू होता है, जो भारत का विवरण हमें उपलब्ध करवाते हैं, उसके पश्चात के तमाम विदेशी सिकंदर के बाद के इतिहासकार या विदेशी यात्री, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, इसके पश्चात बिंदुसार शासक बना, उसके दरबार में दो विदेशी आए, डायमिकस और डेरियस, जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो मेगास्थनीज के पश्चात के हम जब इतिहासकारों को यहां अध्ययन करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में हम उनको विस्तार से देखेंगे। यह हुआ विदेशियों का विवरण, जिनमें स्काइलेक्स पहला, और ये सिकंदर के समकालीन दूसरा मेगास्थनीज, और उसके बाद के इतिहासकार जो सिकंदर के पश्चात के इतिहासकार थे। चलिए, ये हुए इतिहास के स्रोत। महत्वपूर्ण स्रोत, चार स्रोतों की हम बात कर रहे थे: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण। इन विदेशियों के विवरण में आपको ये विशेषताएं याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यूनानी इतिहासकारों के अलावा जो विदेशी इतिहासकार हमारे यहां आए थे, उनमें चीनी इतिहासकारों का महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास में रहा। जब हम यूनानी इतिहासकार और सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों की महत्वपूर्णता की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों ने अपना विवरण भारत के संदर्भ में नहीं दिया होता, तो हम सिकंदर के आक्रमण की जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये कि सिकंदर के आक्रमण की किसी भी भारतीय स्रोत से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। कोई भी भारतीय स्रोत सिकंदर के आक्रमण की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाता। और अगर इन इतिहासकारों ने भारत के संदर्भ में विवरण नहीं दिया होता, सिकंदर के बारे में नहीं लिखते, तो हम इस बात को जान ही नहीं पाते कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया है। तो आपको यहां यह भी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि किसी भी भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण की जानकारी प्राप्त नहीं होती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चीनी इतिहासकारों की बात करते हैं, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चीनी इतिहासकार जो पहला है जिससे भारत के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है, वो है सुमाचीन। सुमाचीन, जिसे चीनी अपने इतिहास का जन्मदाता मानते हैं। इस सुमाचीन को चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। अब इतिहास के जन्मदाता के यहां तीन महत्वपूर्ण लाइन है। पहला, इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस, वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता थ्यूसिडाइस, और चीनी इतिहास का जन्मदाता है सुमाचीन। याद रखना है, तीनों लाइन महत्वपूर्ण है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस, वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता थ्यूसिडाइस, और चीनी इतिहास का जन्मदाता जिसे चीनी मानते हैं वो है सुमाचीन। इस सुमाचीन के विवरण से भी हमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि वो पूर्ण सत्य नहीं है, और जब विदेशियों के विवरण हमें प्राप्त होते हैं तो पूर्णतः सत्यता पर आधारित नहीं है, क्योंकि उन्हें ना तो भारतीय भाषा का ज्ञान होता था, ना भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित जानकारी उन्हें होती थी भारत के बारे में। फिर भी हमें वो कुछ जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अगली बात हम करते हैं कि जो चीनी यात्री भारत भ्रमण पर आए थे, मुख्यतः जब हम ये बात करते हैं कि प्रारंभिक चीनी यात्री भारत यात्रा पर क्यों आए थे, उनका भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चीनी यात्रियों का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो आपको याद रखना है कि चीनी यात्री बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए पहला चीनी यात्री जो भारत आया था वो फायान, याद रखना है आपको, प्रथम चीनी यात्री जिसने भारत की यात्रा की थी। सुमाचीन भारत की यात्रा पर नहीं आया था। पहला चीनी यात्री जो भारत आया था वो फायान,
जिसने 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की, और इस दौरान वो प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि थी विक्रमादित्य, इसके दरबार में वो रहा। तो फायान जिस शासक के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, 399 से 414 ईस्वी के दौरान वो भारत में रहा, और इसने भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जहां से हमें विवरण भारत के बारे में प्राप्त होता है, उस ग्रंथ का नाम है फोको की। इस फायान का और इस ग्रंथ का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीनी यात्री जो भारत भ्रमण पर आया था वो था ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और बहुत सारी जानकारी इसकी हम हर्षवर्धन वंश के समय में आपको बताएंगे। 629 से 645 ईस्वी के दौरान भारत भ्रमण पर आया था, और इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, सीयुगी। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया। हर्षवर्धन वर्धनवंश या पुष्यभूति वंश के शासक थे। अगला चीनी यात्री जिसका हम अध्ययन करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सिकंदर की जीवनी निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखी, ऑनेसेक्रेटस, आपको याद रखना है सिकंदर की जीवनी। अब हम बात करते हैं ह्वेनसांग की जीवनी निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखी। दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिकंदर की जीवनी किसने लिखी, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी। तो ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला इतिहासकार है चीनी इतिहासकार फ्यूली, जो ह्वेनसांग का मित्र था। याद रखना है आपको, सिकंदर की जीवनी लिखने वाला इतिहासकार और ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला इतिहासकार। सिकंदर की जीवनी ऑनेसेक्रेटस और ह्वेनसांग की जीवनी फ्यूली नामक इतिहासकार ने लिखी। चलिए आगे देखते हैं। अगला चीनी यात्री इत्सिंग, जो 613 ईस्वी से 615 ईस्वी के अल्प समय में भारत में रहा था, और इसके विवरण से भी हमें भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये हुए विदेशियों के विवरण, यूनानी इतिहासकार, यूनानी यात्री और चीनी यात्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें विदेशियों से प्राप्त हुई, इतिहास के स्रोत हमने देख लिए। हम आगे अध्ययन करेंगे कि भारत में इतिहास का लेखन जो हुआ वो किस समय में महत्वपूर्ण तरीके से इतिहास का लेखन किया गया, और वास्तविक इतिहास का लेखन जो किया वो हम देखते हैं कि ब्रिटिश या औपनिवेशिक काल में इतिहास का लेखन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। इतिहास का लेखन करने के लिए ब्रिटिश या औपनिवेशिक काल में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी। प्रथम थी एशियाटिक सोसाइटी और दूसरी थी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अब हम याद रखना है, हम बात कर रहे हैं कि इतिहास का लेखन जो भारत में हुआ, अब चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से और बाद तक के इतिहास की हम बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन भी ब्रिटिश काल या औपनिवेशिक काल में हुआ। और इस काल में इतिहास लेखन का जो कार्य हुआ उसे हम साम्राज्यवादी लेखन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि इस काल में इतिहास लिखने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण किया गया था, प्रथम थी एशियाटिक सोसाइटी और दूसरी थी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एशियाटिक सोसाइटी का महत्वपूर्ण काम था भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित करना। हम ये देखते हैं वैदिक सभ्यता में कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद विशेष थे, जटिल संस्कृत में लिखे हुए थे, और इतनी जटिल संस्कृत में लिखे हुए थे कि वेदों को समझाने के लिए उसके बाद में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, जो वेदों को समझा रहे थे विस्तार से। अब इसी कारण उस साधारण लोगों के समझ में वेद शायद नहीं आ रहे थे, और उस प्राचीन संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित करने का कार्य जिसने किया वो था एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसका कार्य था भारत के दबे हुए इतिहास को, चाहे वो खुदाई करके प्राप्त किया गया हो
चाहे वो अभिलेख हो उनकी खोज की गई हो, चाहे स्मारकों की खोज की गई हो, उस छुपे दबे हुए इतिहास को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। और इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने ही सिंधु सभ्यता का प्रकाशन लोगों के सामने, विश्व के सामने किया था, क्योंकि इस ब्रिटिश या औपनिवेशिक काल से पूर्व में 1921 से पहले यही नहीं जान रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई चीज यहां भारत में रही थी। इस संस्था के द्वारा ही हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, और इस संस्था के निदेशक जॉन मार्शल ने ही विश्व के सामने उस सिंधु घाटी सभ्यता को 1923 में प्रकाशित किया कि ये विश्व की महानतम सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो मैं कह रहा हूं कि भारत में इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, और ये दो संस्थाएं यहां पर इतिहास लिख रही थी। हम बात करते हैं पहली संस्था एशियाटिक सोसाइटी की, इसके स्थापना, संस्थापक और कार्य की। तो आपको याद रखना है, ये जनरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित। स्थापना 1784 ईस्वी में हुई, संस्थापक विलियम जोन्स थे, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, और इस संस्था का मुख्य कार्य था प्राचीन संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित करने का। और इस प्राचीन संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित करने का जो महत्वपूर्ण काम माना गया, वो माना गया मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर जो जर्मन विद्वान थे, और इस मैक्स मुलर ने वेदों को अंग्रेजी में अनुवादित किया। याद रखना है, वेदों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या अनुवादित करने वाला इतिहासकार है मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर है जर्मनी का, जर्मन विद्वान है। पूछ लिया गया है प्रश्न कि मैक्स मुलर किस स्थान का निवासी था या किस देश का निवासी था, तो जर्मन विद्वान। जनरली हमें मानते हैं कि जब हम औपनिवेशिक या ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं तो वो ब्रिटेन से आया होगा या इंग्लैंड का होगा। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर जर्मन विद्वान था। इसने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद जिस नाम से किया, वो नाम था द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, पूर्व की रहस्यमयी किताब, जिसमें उसने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया है, और वो मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान बताता है। जब वैदिक सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम। अगला, ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में जो साम्राज्यवादी लेखन का कार्य शुरू हुआ, साम्राज्यवादी लेखन से तात्पर्य आप समझना कि इस काल में जो लेखन हुआ उनका यह ध्येय था कि किसी भी तरीके से यूरोपियन साहित्य को और उनकी संस्कृति को ऊंचा रखे और भारतीय संस्कृति और साहित्य को निम्नतर आके। हालांकि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की जानकारी उनसे हमें प्राप्त होती है, लेकिन उनका मुख्य कार्य था ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार करना, और उनके साहित्य को, उनकी संस्कृति को ऊंचा दिखाना। इनमें साम्राज्यवादी इतिहासकारों में जो महत्वपूर्ण नाम है, जो प्राचीन भारत का अध्ययन हम करते हैं तब हम बहुत बार इसको पढ़ते हैं, और वो महत्वपूर्ण नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिसको हम वी.ए. स्मिथ के नाम से जानते हैं। बहुत बार इसका उल्लेख आएगा प्राचीन भारत में। इस विंसेंट आर्थर स्मिथ को श्रेय जाता है कि प्राचीन भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास जिसने लिखा, सुनियोजित इतिहास प्राचीन भारत का सबसे पहले जिसने लिखा वो था वी.ए. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। याद रखना है आपको, प्राचीन भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास जिसने लिखा वो एक साम्राज्यवादी लेखक था, और उसका नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ, और उसके ग्रंथ का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसका प्रकाशन हुआ 1904 ईस्वी में। प्राचीन भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास लिखने का श्रेय प्राप्त है विंसेंट स्मिथ को। ग्रंथ का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और प्रकाशन हुआ इस ग्रंथ का 1904 ईस्वी में। इस विंसेंट आर्थर स्मिथ के पश्चात भी इतिहास लेखन में साम्राज्यवादियों की विशेष भूमिका रही थी। जेम्स मिल है, जिसने कभी भारत नहीं आया, और भारत नहीं आकर भी उसने 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा। उसके पश्चात हम मैकाले की बात करते हैं इतिहास लेखन में, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में। स्टुअर्ट मिल है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में, जिसको हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिश काल हम पढ़ेंगे। अब जब हम पढ़ रहे हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का कार्य जो हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि वो किसी भी तरीके से भारत के साहित्य को, संस्कृति को कमतर आके और यूरोपियन साहित्य को उच्चतर आके।
जैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ लिख रहा था, जब वो सिकंदर के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है, वो लिखता है कि सिकंदर की उस यूरोपीय सेना के सामने समस्त एशिया की सेना धराशायी हो गई। तो ये दिखाना चाहता है कि यूरोप की सेना श्रेष्ठ थी और भारत और एशिया की सेना उसके सामने कहीं टिकती भी नहीं थी। इस बात का जवाब दिया राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, और उन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह साबित किया कि हम किसी भी तरीके से यूरोपियन सेना से कम नहीं थे, इतिहासकारों और विद्वानों से कम नहीं थे, राजनीतिक विचार हम में थे, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकार कह रहे थे भारत में राजनीतिक विचार नहीं है, वो इतिहास का लेखन नहीं कर सकते। इस इतिहास का लेखन राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में जो किया गया, जिन्होंने इस साम्राज्यवादी इतिहास का तोड़ निकाला और उनको कड़ा जवाब दिया, उन्हें जो राष्ट्र को ऊपर रख रहे थे, भारत को ऊपर रख रहे थे, और उस दृष्टिकोण से इतिहास लेखन का कार्य जिन्होंने किया, उनमें प्रमुख इतिहासकार हैं जो राष्ट्रवादी इतिहासकार केपी जायसवाल। अब जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और आपको बहुत सारी परीक्षाओं में इन इतिहासकारों का नाम और ये ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। केपी जायसवाल, जिसका ग्रंथ का नाम है हिंदू पॉलिटी, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और नाम आप याद रखना है कि जिन ग्रंथों का भी उल्लेख मैं करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इतिहास की दृष्टि से। अब चूंकि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हो, तो इसका मतलब समझना कि आपको ये जो स्रोत हैं और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार और साम्राज्यवादी इतिहासकार और इनके ग्रंथ हैं, ये पहला काम है कि आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद पश्चात हम इन्हीं के पहियों पर बैठकर आगे चलेंगे। हिंदू पॉलिटी, जिसमें केपी जायसवाल ने साबित किया कि भारत में राजनीतिक विचार थे, और राजनीतिक विचार हमने बहुत पहले से वैदिक काल से ही सभा और समिति जैसी संस्थाएं बनाई थी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली थी वैदिक काल से। आदि महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने इस ग्रंथ में उपलब्ध करवाई है। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार है एच.सी. रायचौधरी, जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हेमचंद्र रायचौधरी, जिनका ग्रंथ है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और इस ग्रंथ में उन्होंने महाभारत से लेकर और गुप्त साम्राज्य तक की जानकारी उपलब्ध करवाई है। महाभारत से लेकर गुप्त शासनकाल तक की महत्वपूर्ण ग्रंथ है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हेमचंद्र रायचौधरी जी। अगला है आर के मुखर्जी, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जिनके ग्रंथ का नाम है हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन, वो हिंदुओं की बहुत सारी परंपरा और प्रथाओं का इस ग्रंथ में उल्लेख करते हैं। और अगला महत्वपूर्ण जो विद्वान इतिहासकार थे पीवी काणे, बहुत बार इनके ग्रंथ का नाम पूछा गया है। इनका ग्रंथ का नाम था हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार आपको याद रखने हैं कि इन इतिहासकारों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और सफलता चाहते हैं, तो इतिहास पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप इन इतिहासकारों के और इनके ग्रंथों के नाम आप याद रखेंगे। मैं ये महत्वपूर्ण बात आपको यहां बता रहा हूं कि भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास जिसने लिखा प्राचीन भारत का, वो था विंसेंट आर्थर स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। और ये तमाम इतिहासकारों के ग्रंथ आपको याद रखने हैं। हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया हेमचंद्र रायचौधरी, हिंदू सिविलाइजेशन आर के मुखर्जी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काणे। इन इतिहासकारों और इन ऐतिहासिक स्रोतों के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर किस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया, किस तरह से इतिहास का लेखन हुआ, और किस किस प्रकार से इतिहासकारों ने इतिहासकारों को और राजवंशों की या सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवाई।